हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ। तो आज आपकी नेक्स्ट वीडियो है फॉर योर एच पी ए एस सी सैट 2021 टारगेट के एम से। आपका जो सी सैट का एग्जाम है जिसमें कि आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट भी होगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक पजल्स। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगी वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पजल्स के जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पजल्स जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रीवियस पेपर, अगर आप सी सैट का एच पी ए एस सी सैट का प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हर पेपर में इसका क्वेश्चन मिलेगा। पजल्स आपको हर बार मिली है, तो इसीलिए ये टॉपिक डिस्कस करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है और इमीडिएटली डिस्कस करना ज़रूरी है। तभी मैं ये टॉपिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने जितने भी टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं रीजनिंग के, और उसी मोटिव से आज की डिस्कशन जो है वो पजल्स के ऊपर होगी। तो चलिए करते हैं। देखो, पजल्स का क्वेश्चन जो है, बच्चा थोड़ा सा ना सी सैट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक स्टूडेंट जो है ना थोड़ा पजल्स को लेके डरता है। तो मेरा आज का काम ये है कि आपका वो डर खत्म किया जाए कि हम हर तरह का क्वेश्चन, सारी कलेक्शन आज क्वेश्चंस की जो है इस तरह की है कि आपका वो डर मैं खत्म कर दूं। पजल्स का हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपका जो सी सैट का एग्जाम है डेफिनेटली आपकी पजल बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन करेंगे। आपको दिया हुआ है 5 फ्रेंड्स नेमली LM NR एंड S। ये आपको नेम्स गिवन है, राइट। उसके बाद यार स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, सभी के सभी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला है, ओनली M इज बिटवीन L एंड S। सिर्फ M जो है वो L और S के बीच में होगा। तो अगर M L और S के बीच में है तो ये इस तरह से भी हो सकता है, बिकॉज जब वो बिटवीन बोलता है ना तो वहां पे इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। बस हाँ, ये क्लियर है कि बिटवीन मीन्स कि एल और एस के बीच में सिर्फ एम होगा। तो एम जो है वो एल और एस के बीच में है, यहाँ पे भी एम जो है वो एल और एस के बीच में है। उसके बाद आपने देखा कि एन इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ एस, राइट। एन जो है वो राइट में है किसके, एस के, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ये फेसिंग मान रही हूँ। ठीक है, जब आपको मेंशन नहीं किया होगा, उसने बस बोला कि दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सेम कौन सी, तो जब हमें मेंशन नहीं किया होता तो हम उसको बाय डिफॉल्ट नॉर्थ फेसिंग मानते हैं, जिसका लेफ्ट इस तरफ होता है और राइट इस तरफ होता है। तो आपको जो दिया हुआ है कि एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस का राइट, ये देखो राइट इस तरफ है, तो एस के राइट में हमें इमीडिएट राइट में किसको बिठाना है, एन को बिठाना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो एस के राइट में तो एम बैठा हुआ है, तो मतलब ये वाला केस हो गया गलत, बिकॉज इस वाले केस में आप एन को बिठा नहीं पाओगे। एन को तो हमें राइट ऑफ एस बिठाना था, वो हमने बिठा लिया और ये केस भी खत्म हो गया। उसके बाद आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। आर जो है वो एल के लेफ्ट में है, तो एल के लेफ्ट में आर है, तो ये आंसर आपका इसमें से आएगा RLMSN। तो उसने पूछा कि हु इज ऑक्यूपाइंग द मिडल पोजीशन इन द रो, तो मिडल पोजीशन आप देख सकते हैं किसने ऑक्यूपाई करी है, सी ऑप्शन एम ने, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखो एक ट्रेनिंग कॉलेज के ऊपर बात हो रही है। एक ट्रेनिंग कॉलेज है, उन्होंने एक रिफ्रेशर कोर्स कंडक्ट करना है, एक एग्जाम की बात हो रही है फॉर टीचर्स ऑफ 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। तो 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन होनी है और उन्होंने डेट दे दी 22 मई से लेकर 29 मई तक, लाइक 22 मई को स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म कब हो रहा है आपका, 29 मई को। तो आप यहाँ पे पहले कैसे करेंगे, देखो जब भी इस तरह की पजल आती है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डेट्स, राइट। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 22 में, 23 में, क्योंकि डेट्स का एक सीक्वेंस है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इसके पहले हुआ इसके बाद में हुआ, तो वो मैं तभी इंफॉर्मेशन यूज कर पाऊंगी अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। तो 22 में, 23 में, 24 में, 25, 26, राइट, 27, 28, 29।
ठीक है, ये हमने सारी की सारी डेट्स लिख ली हैं। बहुत ध्यान से समझना इस पजल को। हाँ जी, अब यहाँ पे और क्या इंफॉर्मेशन है। तो कोर्सेज शुड स्टार्ट विथ साइकोलॉजी, उसने पहले ही बोल दिया कि सबसे पहले जो कोर्स होगा वो कौन सा होगा, साइकोलॉजी का होगा। राइट, कोर्सेज जो है वो साइकोलॉजी से स्टार्ट होंगे। 22 मई को संडे है, शुड बी हॉलीडे। 23 मई को संडे है, तो यहाँ पे अगर हमने संडे लिखा तो हमारा इमीडिएट ऊपर और इमीडिएट नीचे, इनफैक्ट सारों का वीकडे डिफाइन हो जाएगा कि किस डेट को कौन सा वीकडे था। तो आफ्टर संडे होगा आपका मंडे, आफ्टर मंडे होगा ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, then Thursday, then Friday, Saturday, राइट। और यहाँ पे आपका संडे से पीछे भी क्या होगा, सैटरडे, क्योंकि आप देख सकते हैं दिन जो है वो 22 से लेके 29 तक है, राइट। तो उसके बाद आपको दिया हुआ है कि साइंस शुड बी ऑन द प्रीवियस डे, ये हमने साइकोलॉजी वाला पॉइंट कर लिया। 23 मई को उसने कहा कि हॉलीडे होगी, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, राइट। साइंस शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग, राइट, इसको हम यूज करेंगे। कोर्सेज शुड एंड विथ मैकेनिक्स सब्जेक्ट, एंड मतलब यहाँ पे आपका कौन सा होना चाहिए, मैकेनिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। फिलॉसफी शुड बी आफ्टर द हॉलीडे, हॉलीडे जो है वो संडे को है, तो संडे के बाद उसने बोला क्या होना चाहिए, फिलॉसफी, राइट। चलिए, अब इसके बाद फिलॉसफी हमने पुट कर लिया। इकोनॉमिक्स शुड बी आफ्टर द फिलॉसफी, देखो क्लियर बोल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम देख के डरते हैं पजल्स को। अब देख रहे हैं इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही, जो लिखा हुआ है उसको हम सिर्फ अपना सोल्यूशन में पुट कर रहे हैं, राइट। तो उसने बोला कि जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो फिलॉसफी के एकदम बाद होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इकोनॉमिक्स। आफ्टर कह रहे तो आगे लिखेंगे, बिफोर कह रहे तो पीछे लिखेंगे, राइट। तो इकोनॉमिक्स के बाद उसने बोला कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 डे, एक दिन का गैप है किसके बिटवीन में, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग। इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग में यहाँ पे हमने लिख दिया इंजीनियरिंग। और यहाँ पे उसने क्या बोला था कि साइंस सब्जेक्ट शुड बी ऑन द प्रीवियस डे, ये लाइन हमने जो छोड़ी हुई थी, जो पहले हो नहीं पा रही थी हैंडल, अब हम कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइंस, जो कि इंजीनियरिंग से पहले है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या बचा है, देखो मैकेनिक्स हो चुका है, साइकोलॉजी हो गया है, फिलॉसफी हो गया है, राइट, सोशोलॉजी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, सोशोलॉजी। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इस आंसर मतलब आपने देखा, ये पजल देखने में आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है सोचेंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ देंगे। बट अगर आपने देखा हो कि मैंने जब इसको सॉल्व किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो कह रहा है फर्स्ट पे ये लिखना, मैंने फर्स्ट पे लिख दिया। उसने कहा लास्ट में ये लिखना, मैंने लास्ट में लिख दिया। उसने कहा इससे नेक्स्ट ये होगा, इससे अब ये होगा, इससे नेक्स्ट ये होगा, लिखते लिखते आपने रियलाइज किया सारी पजल सॉल्व हो गई। तो एक्चुअली ये सारा का सारा इधर दी हुई इंफॉर्मेशन से आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो बस आपको इस पैराग्राफ को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया। तो आपसे ये दो क्वेश्चंस देखते हैं कि विच सब्जेक्ट विल बी ऑन ट्यूसडे एंड विच सब्जेक्ट प्रीसीड्स। ये कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि पजल्स में ये आते ज़रूर हैं, जैसे कि प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब होता है प्रीवियस। सक्सीडेड, सक्सीडेड का मतलब होता है नेक्स्ट। फिर प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड का मतलब होता है प्रीवियस। उसके बाद सुफिक्स्ड, सुफिक्स्ड का मतलब होता है नेक्स्ट। उसके बाद फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है नेक्स्ट।
तो ये कुछ वर्ड्स है, जब भी आप पजल्स करेंगे ना, मे बी आपको इन्फॉर्मेशन जो दी होगी या फिर मे बी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इन वर्ड्स का यूज हो सकता है। तो प्रीसीडेड मतलब पिछला, सक्सीडेड मतलब अगला, प्रीफिक्स्ड मतलब पिछला, सफिक्स्ड मतलब अगला एंड फॉलोड का मतलब अगला। तो ये पी वाले जो वर्ड्स है, पी से प्रीसीडेड, पी से प्रीफिक्स्ड, तो दैट मीन्स प्रीवियस। बट अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 41 में उसने पूछा ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट है, एंड 42 में कि प्रीसीड्स मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से पीछे कौन सा, प्रीसीडेड मीन्स, प्रीसीड्स मीन्स पिछले वाला। तो बिफोर मैकेनिक्स हमें देखना है, इमीडिएटली बिफोर मैकेनिक्स देखना है तो कि कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ट्यूसडे को आपका क्या है, इकोनॉमिक्स, और मैकेनिक्स के इमीडिएटली प्रीसीडेड कौन है, सोशियोलॉजी। तो चलिए यहाँ पे आपका ट्यूसडे पे क्या आएगा, इकोनॉमिक्स, और मैकेनिक्स को प्रीसीड कौन कर रहा है, सोशियोलॉजी। तो ये आपका 41 और 42 का आंसर है। इसके बाद how many days gap is there between science and philosophy and which subject is followed, followed का मतलब क्या होता है, next, ठीक है, followed by science, कौन सा सब्जेक्ट है जो कि followed by science है, ठीक है। हाँ जी, तो how many, पहले how many days gap is there between science and philosophy देखते हैं। तो साइंस और फिलॉसफी के बीच में आप देख सकते हैं, ये देखिए साइंस और फिलॉसफी के बीच में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, और वो कौन सा है, इकोनॉमिक्स का। तो आंसर हमें तो खैर नंबर्स में देना है, तो नंबर कितना है, 1, राइट। उसके बाद उसने बोला विच सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय साइंस, कौन सा सब्जेक्ट है। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से समझना, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका नेक्स्ट साइंस होगा। लैंग्वेज समझिए आपने, कौन सा सब्जेक्ट है जिसका नेक्स्ट साइंस होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए साइंस से पीछे आपको क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो साइंस से पीछे आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, इकोनॉमिक्स। हम गलती से क्या करते हैं, विच सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय साइंस, तो हम कहते हैं फॉलोड है तो नेक्स्ट है, तो हम क्या करते हैं कि साइंस का नेक्स्ट देखते हैं। हमें साइंस का नेक्स्ट नहीं देखना, हमें साइंस का प्रीवियस करना है, क्योंकि साइंस तो नेक्स्ट पर आ रहा है, हमें देखना है कि उससे पिछला कौन सा होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, इकोनॉमिक्स। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ये देखिए ये 2 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस थे आपके इस पैराग्राफ के ऊपर। तो अगर आप इस पैराग्राफ को सॉल्व करते, जो कि बहुत ही सिंपल सा था, इतना कोई टेक्निकल नहीं था, तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो आप 4 नंबर मतलब 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते, राइट। और अगर आप इससे डर जाते और ना करते तो आपके 4 क्वेश्चंस कैंसिल हो जाते। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये एक और तरह की पजल है। तो मैंने अभी तक आपके साथ 2 तरह की पजल डिस्कस करी। एक थी लीनियर अरेंजमेंट, कि जब एक लाइन में बैठे हुए हैं तो हम किस तरह से करते हैं। दूसरी थी प्रॉपर आपकी पजल, जिसमें कि सीक्वेंस वाली पजल थी। सीक्वेंस वाली पजल बहुत कॉमन होती है। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये एक ऐसी पजल है, इसका आंसर नहीं आएगा। अभी तक जो 2 पजल्स करी थी, एक प्रॉपर आंसर आया था और आपने आगे जो दिए हुए क्वेश्चंस थे उनका आंसर बताया। बट अब जो ये वाली पजल है, इसका आंसर नहीं आएगा, तो ये कैसे होगा। चलिए, आपको दिया क्या हुआ है, 7 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, 7 स्टूडेंट्स है। PQRSTU and V टेक अ सीरीज ऑफ टेस्ट इन विच नो 2 स्टूडेंट्स गेट सिमिलर मार्क्स। 2 के मार्क्स सेम नहीं है। V ऑलवेज स्कोर मोर देन P, V हमेशा ज्यादा स्कोर करता है P से। P ऑलवेज स्कोर मोर देन Q, P हमेशा ज्यादा स्कोर करता है Q से। उसके बाद उसने क्या बोला, ईच टाइम, हर बार क्या हो रहा है, ईदर R स्कोर्स द हाईएस्ट एंड T गेट्स द लोएस्ट। तो यहां पे आपका हाईएस्ट और लोएस्ट का देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, R हाईएस्ट होगा और लोएस्ट कौन होगा आपका, T। और ऑल्टरनेटिवली एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके आंसर में या तो R हाईएस्ट रहेगा, या तो R हाईएस्ट रहेगा और T लोएस्ट रहेगा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिवली S स्कोर्स द हाईएस्ट, S जो है वो हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, एंड U और Q स्कोर्स द लोएस्ट मार्क्स। तो जो U है और जो Q है, ठीक है,
यू और क्यू जो है वो क्या स्कोर कर रहा है, लोएस्ट स्कोर कर रहा है, राइट। तो ये तीन आपकी रहेंगी कंडीशंस। वीपी क्यू तो होना ही है। वीपी क्यू देखिए, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखिए, ऑलवेज ऑलवेज मतलब 100%, ये तो होना ही होना है, ठीक है। ईदर और का मतलब होता है या फिर, ईदर और मतलब कि या तो आर हाईएस्ट होगा या फिर एस हाईएस्ट होगा, और अगर आर हाईएस्ट होगा तो लोएस्ट होगा टी, और अगर एस हाईएस्ट होगा तो लोएस्ट यू या फिर क्यू होगा। तो मतलब थोड़ा सा ना लैंग्वेज पे मस्ट आ जाए। मस्ट का मतलब क्या होता है, मस्ट का मतलब ही होता है 100%। कैन, मे, पॉसिबली, ईदर और, ये ऐसे से वर्ड्स जब आते हैं ना तो वो हमेशा ये बताते हैं कि डाउट है, राइट। तो वो डाउट हमें समझना है कि किस तरह का डाउट है, क्या डाउट है। तो चलिए यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ है नहीं है, बस ये दो चीजें दी हुई हैं कि आपका वीपी क्यू, वी से कम पी, पी से कम क्यू होगा, और ये तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इफ है। ये देखो 52 में भी देखो स्टार्टिंग में इफ दिया हुआ है, 53 में भी इफ दिया हुआ है, 54 में भी इफ है, और 55 में भी इफ दिया हुआ है। ऐसा क्यों, हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग इफ वर्ड से क्यों हो रही है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो, हाँ जी, सबसे पहले तो वीपी क्यू और वो केसेस में एक बार नोट कर लेती हूँ ताकि हम इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सके। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, नंबर 2 पॉसिबिलिटी, नंबर 3 पॉसिबिलिटी। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एस इज रैंक 6th। देखो क्वेश्चन में उसने क्या दिया था, कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे आपको 7 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, राइट। तो एस का रैंक जो है वो 6th है, ठीक है। एंड क्यू इज रैंक 5th। क्यू जो है वो कितना रैंक कर रहा है, 5th रैंक कर रहा है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। अब वही बात अभी जो मैं डिस्कस कर रही थी, कैन और मस्ट, इन दो चीजों में हमें फर्क समझना पड़ेगा। तो कैन बी ट्रू बोला जा रहा है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। तो अभी तक तो बस इतना हो रहा है कि 5th रैंक पे क्यू आ रहा है और 6th रैंक पे एस आ रहा है। तो अब पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अगर आप देखो, थर्ड वाली इस पे हम फिट नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड में हाईएस्ट विल बी एस, पर एस जो है वो 6th पोजीशन पे है। सेकंड वाली हम इसमें फिट नहीं कर सकते क्योंकि हाईएस्ट एस नहीं हो सकता, क्योंकि एस तो हमने इस सॉल्यूशन में 6 पे रखा हुआ है। तो एक ही बचती है फर्स्ट वाली, जो कि यहाँ फिट हो जाएगी कि हाईएस्ट हम क्यू को बनाएंगे और लोएस्ट जो है वो हम किसको बनाएंगे, सॉरी हाईएस्ट हम आर को बनाएंगे, हाँ जी, क्योंकि ये एस तो हाईएस्ट हो नहीं सकता, तो हाईएस्ट हम किसको बनाएंगे, आर को, और लोएस्ट हम किसको बना लेंगे, टी को, राइट। तो ये आपका इस तरह से रहेगा। तो अब यहाँ पे अब करें क्या, देखो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमने चूज कर ली। इसके बाद हमें वीपी क्यू के बारे में चेकआउट करना है कि वीपी क्यू किस तरह से और कहाँ पे फिट होगा। तो वीपी जो है वो ऐसा भी हो सकता है, वीपी ऐसा भी हो सकता है, और वीपी ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था, आप ध्यान दीजिए, वी ऑलवेज स्कोर मोर देन पी बोला जा रहा था, वी ऑलवेज स्कोर इमीडिएटली मोर देन पी नहीं बोला जा रहा था, ठीक है। तो इमीडिएट नहीं बोला था, बस इतना बोला था ज्यादा है, ज्यादा कहीं भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वी और पी का इमीडिएट रिलेशन ही हो, तो वीपी ऐसे भी हो सकता था, राइट। तो वीपी क्यू की मतलब वीपी के बीच में भी कोई आ सकता है, पी क्यू के बीच में भी कोई आ सकता है, और एक ही बंदा बच रहा है, कौन सा, यू। तो ये देखो यू बची हुई जगह पे हमने लिख दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, देखो यहाँ वैसे भी डेफिनेट आंसर तो आ नहीं रहा, कैन बी ट्रू ही कह रहा है। तो कैन बी ट्रू देखते हैं कौन सा है, वी का रैंक फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट पे तो कंफर्म्ड आ रहा है, तो ये गलत है। यू इज रैंक थर्ड और फोर्थ, यू जो है क्या थर्ड पे आ सकता है, ये रहा, क्या यू फोर्थ पे आ सकता है, ये रहा, तो बी ऑप्शन सही है। सी में आर इज रैंक सेकंड और थर्ड, आर जो है वो सेकंड पे नहीं, आर तो फर्स्ट पे है कंफर्म। वैसे तो हमारा आंसर ही आ चुका है, बट मैं फिर भी आपको एक एक ऑप्शन करके दिखा रही हूँ। पी इज रैंक सेकंड और फिफ्थ,
तो अगेन पी जो है वो 5th पे तो कंफर्म्ड क्यू है, ये भी गलत है, तो आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो डायरेक्शन स्टार्टिंग में आपको डिटेल्स दी हुई थी ना, वो आपने हर क्वेश्चन के साथ जोड़नी है। 51 में कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जोड़िए, 52 में कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जोड़िए। तो अभी का जो 51st का सोल्यूशन है वो आगे 52 और 53 में नहीं यूज होगा, हमारा हर क्वेश्चन में बस ये वाली डिटेल यूज होगी। ये डिटेल हम उठाकर लेके जाएंगे, 51 की इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ के सॉल्व करेंगे, फिर इसी डिटेल को यूज करेंगे 52nd के साथ जोड़ के हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी मेन जो इंफॉर्मेशन है वो ये वाली है। 51st में जितना आपने सॉल्व किया है वो 52nd में यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए 52nd देखते हैं। हाँ जी, तो पॉसिबिलिटीज आपका एक तो वीपी क्यू था, दूसरा आपका केस क्या था, एक तो वीपी क्यू होना ही होना है, सेकेंड थिंग आर हाईएस्ट तो टी लोएस्ट, एस हाईएस्ट, यू लोएस्ट, एस हाईएस्ट तो क्यू लोएस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, इफ आर गेट्स द मोस्ट वी शुड बी रैंक्ड नॉट लोअर देन। तो यहाँ पे अगर मैं रैंकिंग्स मार्क करूं, अगर आर मोस्ट है तो आर मोस्ट है तो लोएस्ट कौन होगा, टी, ठीक है। तो आर और टी तो हमने, अब देखो ये जो इफ है ना, मैंने आपको हाईलाइट करके बोला था, ये इफ क्यों बोला जा रहा है, इफ क्यों दिया जा रहा है, ये वाला इफ एक्चुअली दिया हुआ है। आगे दी हुई इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि आपका यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी, आपके यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी सिलेक्ट होगी, क्योंकि वीपी क्यू का तो कंफर्म ही है। इन तीन में से आपको एक पॉसिबिलिटी चूज करनी है ना, इन तीन में से कोई एक चूज करनी है। तो ये आपने देखा होगा 51 में भी मेरी अल्टीमेटली एक ही पॉसिबिलिटी बची थी, ऐसे 52 में तो उसने क्लियर बोल दिया फार गेट्स द मोस्ट, तो यानी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, वो हमने कंसिडर कर ली। तो वी शुड बी रैंक नॉट लोअर देन, वी का रैंक सेकंड हो सकता है, वी का रैंक थर्ड हो सकता है, वी का रैंक फोर्थ हो सकता है। तो वी हम इससे नीचे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज वी के बाद मुझे पी को भी लिखना है और पी के बाद मुझे क्यू को भी लिखना है। तो वी के बाद आप ये देखो पी और क्यू की 2 की जगह बच रही है, पर अगर मैं वी को 5th पे लिखूं तो आगे पी और क्यू की जगह नहीं बचेगी, तो मतलब वी जो है वो 4th नंबर पर ही आएगा। तो वी शुड बी रैंक्ड 4th, मतलब 4th से नीचे नॉट पॉसिबल, तो वी शुड बी रैंक्ड नॉट लोअर देन 4th, यानी 4th रैंक से नीचे हम नहीं जा सकते। चलिए 53rd, अब 53rd सॉल्व करते हैं। ये आपका 52nd था, नाउ 53rd। इफ आर इज रैंक्ड सेकेंड, सेकेंड पे अगर आर है एंड क्यू इज रैंक्ड 5th, क्यू जो है वो 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट का मतलब क्या है, मस्ट मतलब 100%, ठीक है, मस्ट का मतलब क्या है 100%, तो होना ही चाहिए। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कौन सी है। तो यहाँ पे आर और टी जो है, देखो आर जो है सेकेंड रैंक पे है तो आर फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकता, राइट। तो आर फर्स्ट रैंक पे आ नहीं सकता। इधर से ये देखो क्यू लोएस्ट नहीं हो सकता क्योंकि क्यू 5th है, तो यही वाली पॉसिबिलिटी बचती है ना। आर हाईएस्ट नहीं हो सकता, क्यू आपका लोएस्ट नहीं हो सकता, तो फिर हाईएस्ट होगा एस और लोएस्ट होगा यू, ठीक है। तो क्यू से पीछे हमें किसको लिखना है, वी और पी को। तो यहाँ पे देखिए अब वी पी और क्यू, ये आपका रिलेशन था वी पी से ज्यादा पी क्यू से ज्यादा, पर मैंने बोला था कि वीपी क्यू में इमीडिएट रिलेशन नहीं है, वीपी के बीच में कोई और भी आ सकता है, पी क्यू के बीच में कोई और भी आ सकता है। पर अगर क्यू के पीछे जगह ही 2 लोगों की है तो वी और पी आप ऐसे ही लिखेंगे और फिर यहाँ पर एक ही पर्सन बचेगा टी। तो 53rd क्वेश्चन है जो आपका प्रॉपर सॉल्व हो रहा है, तभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मस्ट बी ट्रू। मस्ट मतलब 100% श्योरिटी, तो 100% श्योरिटी किसकी है, ए में कह रहा है कि एस इज रैंक 3rd, गलत है। पी इज रैंक 6th, ये भी गलत है, ठीक है। टी इज रैंक 6th, ये सही है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि टी जो है वो आपका 6th रैंकिंग पर आ रहा है, तो आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। और डी तो वैसे ही गलत है, वी का रैंक 4th नहीं है, वी 3rd पोजीशन पर है, तो आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं वो कंडीशंस नोट कर लेती हूँ, एक थी वीपी क्यू
और फिर 3 पॉसिबिलिटीज थी। हाँ जी, 54th, इफ एस इज रैंक सेकेंड, एस का रैंक जो है वो सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। अब वही बात आ गई, कैन मतलब जरूरी नहीं है कि सही हो, पर हो सकता है। तो अब अगर एस जो है वो सेकेंड रैंक पे आ गया तो हाईएस्ट जो है एस तो हो नहीं सकता, तो हाईएस्ट कौन होगा आर, और लोएस्ट कौन होगा टी। और वीपी क्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो वीपी क्यू देखिए कहीं पे भी आ सकता है, 3 4 5 पे, 4 5 6 पे, 3 4 6 पे, 3 5 6 पे, कुछ भी हो सकता है। और जो जगह रह गई वो किसकी है, यू की है। जो जगह बच रही है वहां पे हम किसको फिट करेंगे, यू को। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, तो v मोर देन एस, v मोर देन एस है, तो s से मोर देन आप देख सकते हैं r है, तो a ऑप्शन गलत होगा। p मोर देन r, r से मोर देन p, ये भी गलत है। t मोर देन q, t जो है वो q से ज्यादा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, u गेट्स मोर देन v, u जो है वो v से ज्यादा है। ठीक है, तो v से ज्यादा u है। ठीक है, तो v से ज्यादा जो u है यहाँ पे तो हो नहीं रहा, ये देखो u मोर देन v। ठीक है, u मोर देन v है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर है? हाँ जी, तो ये वाला तो हो गया आपका 54। और अगर आप कहोगे कि और भी तो केसेस थे, तो पूछा क्या था, कैन बी ट्रू, है ना, कि हो सकता है, तो u मोर देन v इन वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ v इज रैंक फिफ्थ, v जो है वो अगर फिफ्थ पोजीशन पर है, तो आप एक चीज देखिए, v के बाद p आना चाहिए, p के बाद q आना चाहिए, तो v के बाद p और p के बाद q बनता है। q आपका सेवेंथ पोजीशन पर है, अगर q सेवेंथ पे है तो फिर आपका हाईएस्ट कौन होगा, s होगा, राइट। तो ये आपको मस्ट कह रहा है, मस्ट मतलब 100% पक्के वाला। तो ये देखो a ऑप्शन ही है सामने आपके, s स्कोर्स द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आपका कौन है, s। और कुछ सॉल्व हुआ नहीं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ए ऑप्शन में ही आपका आंसर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये वाले क्वेश्चन अब आप किस तरह से कर रहे हो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये करने में आप टाइम भी लगा सकते हो और टाइम बचा भी सकते हो। देखो उसने क्या बोला यहाँ पे कि इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन है टोटल, मैं लिख देती हूँ, वैसे आप पेपर में मत लिखने लग जाना, मैं सिर्फ थोड़ा क्लैरिटी के लिए लिख रही हूँ। वायलिनिस्ट 3 हैं, डांसर्स 4 हैं, वोकलिस्ट 4 हैं, और एक्ट्रेस 1 है, राइट। अब आप एक चीज देखिए कि उसने यहां पे बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ डांसर एंड वायलिनिस्ट। अब आप यहाँ पे इस पूरी पजल को सॉल्व करो, पर अगर आप ध्यान दो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपके सामने, तो इस पूरी पजल को हम सॉल्व क्यों करें, है ना। हम सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर बता देते हैं। तो डांसर देखते हैं पहले कौन कौन है यहाँ पे, डांसर्स 4 है ना। सबसे पहले उसने बोला गिरिजा एंड वनज, गिरिजा एंड वनज आर अमंग वायलिनिस्ट, तो ये वायलिनिस्ट है और हमें वायलिनिस्ट चाहिए, तो यानी गिरिजा हो सकती है आंसर अभी तक, या फिर वनज हो सकती है आंसर अभी तक। ठीक है, वाई जलजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले वायलिन, तो आप यहाँ पे साथ साथ ऑप्शन ही कैंसिल कर दो, बी ऑप्शन गलत हो गया। उसने बोला यहाँ पे कि जलजा जो है, ये देखो ए ऑप्शन भी गलत है, जलजा और शैलजा जो है उनको वायलिन बजाना नहीं आता, तो हमारा क्वेश्चन है वायलिनिस्ट होना चाहिए, तो ए और बी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो गिरिजा और वनजा अगर आप देखो सी और डी ऑप्शन में गिवन भी नहीं है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स का यहाँ पे है कि शैलजा और तनुजा जो है वो डांसर्स है। ठीक है, शैलजा तो कैंसिल है, अभी तनुजा हमें दिख रही है कि तनुजा डांसर तो है, पर अभी तक उसका वायलिनिस्ट का नहीं पता। फिर उसने क्या बोला, जलजा, वनजा, शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकलिस्ट,
ये 4 वोकलिस्ट है जिसमें से 2 जो है वो वायलिनिस्ट है। देखो इनमें से 2 वायलिनिस्ट है। अगर आपको याद हो जलजा, यहाँ पे उसने बोला था कि जलजा जो है उसको वायलिन बजाना नहीं आता, तो जलजा जो है वो वायलिनिस्ट नहीं हो सकती। शिलिजा जो है वो भी नहीं वायलिनिस्ट हो सकती क्योंकि उसने मना किया हुआ है। तो वायलिनिस्ट यहाँ पे कौन है? वनजा जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फिर तनुजा। तो बस अब हमारा आंसर हमारे सामने है। ठीक है, तनुजा आपका आंसर है क्योंकि ऑप्शन में गिरिजा और वनजा तो दिया ही नहीं हुआ। अब तनुजा हमने अभी देखा था, तनुजा जो है वो डांसर भी है। ये देखो तनुजा डांसर भी है, और यहां से पता लग गया कि तनुजा जो है वो वायलिनिस्ट भी है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। अब हमें पूरी पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती इस तरह की, नहीं तो आप पूरा वो मार्क करते हो, टेबल बना लेते हो। मतलब तरीका इसको पूरा सॉल्व करने का क्या है? वायलिनिस्ट, डांसर, वोकलिस्ट और एक्ट्रेस आपने हेडिंग लिख ली, इधर आपने नाम लिख लिए, और फिर आप मार्क करते रहते हो कि अच्छा ये वायलिनिस्ट है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। इस तरह से अगर आप करते हो, है ना, तो आंसर तो आ जाएगा। बट हमें इतना टाइम वेस्ट क्यों करना जब हमारा एक ही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। और मोस्टली इस तरह का जब क्वेश्चन आता है ना, सिंगल क्वेश्चन ही आपसे पुट किया जाता है। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, तनुजा, जो कि डांसर भी है और वायलिनिस्ट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट सीरीज इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अगर आपको याद हो, मैं एक चीज आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन की डिटेल दी होती है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपको दिए होते हैं एमसीक्यू वाले ऑप्शंस। तो हमारा मेथड क्या होता है, हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या, फिर हम जाते हैं डिटेल्स पे, और डिटेल्स को सॉल्व करते करते पैरेलली हम ऑप्शंस को देखते हैं कि कई बार हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, तो हम उस हिसाब से कर देंगे, राइट। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री लॉस्ट मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस? इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। ऑस्ट्रेलिया 2 बार हारा, यहीं पे लिख देती हूं मैं 2 टाइम्स। वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया ट्वाइस, इंडिया 2 बार हारा। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, वेस्ट इंडीज 2 बार हारा। अभी तक इक्वल चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 2, इंडिया 2, वेस्ट इंडीज 2, एंड इंडिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस। ठीक है, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को ट्वाइस एंड न्यूजीलैंड को ट्वाइस। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया ने डिफीट किया वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड को ट्वाइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि इंडिया ने डिफीट किया, है ना, इंडिया विनर नहीं रही। वेस्ट इंडीज ने डिफीट किया, है ना, तो वेस्ट इंडीज विनर रही। ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया तो ऑस्ट्रेलिया विनर रही। इंडिया ने डिफीट किया तो इंडिया विनर रही। तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस्ट किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। क्योंकि यहाँ पे आपका डाउट क्या आया, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया 2 टाइम्स, इंडिया, ये लॉस्ट का नंबर है। ठीक है, इंडिया 2 टाइम्स, फिर वेस्ट इंडीज 2 टाइम्स, फिर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, और फिर इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी 2 बार हराया। ठीक है, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका डी नहीं है, हाँ जी, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, तो यानी वेस्ट इंडीज 4 बार हार ली। 4 टाइम्स वेस्ट इंडीज ने मैच लॉस किया, और न्यूजीलैंड ने 2 बार हारा। तो सबसे ज्यादा डिफीट किसने देखी? वेस्ट इंडीज ने देखी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्योंकि न्यूजीलैंड का तो ट्वाइस जो है वो एक ही बार दिया हुआ है ना, वेस्ट इंडीज का ट्वाइस जो है वो 2 बार दिया हुआ है, यानी वेस्ट इंडीज 4 टाइम्स मैच हार ली। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे लॉस्ट का ही फिगर जो है वो सफिशिएंट है देखने के लिए कि कौन कितनी बार हारा। सो आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए आपको ना मैं एक स्टेटमेंट का मतलब बताती हूं कि ओनली ए स्कोर्स मोर देन बी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ए बी से ज्यादा है ना, बी से ज्यादा। हाँ जी, बी से ज्यादा सिर्फ ए है, बाकी सारे बी से कम है। ठीक है,
तो बी से मोर की तरफ सिर्फ ए आएगा, बाकी सारे बी से कम होंगे, तो मतलब बी और ए के बीच में भी कोई नहीं होगा और ए से आगे भी कोई नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हाईएस्ट है और फिर आपका क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, बाकी हमें नहीं पता। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ए और बी में यही चीज यहाँ पे नीचे भी आई हुई है कि इफ ओनली नाहुन रीच्ड आफ्टर एडगर एंड सोलन। मैं इस चीज को आपको एक शॉर्टकट फॉर्मेट में ये चीज बताऊंगी कि ओनली को हमने समझना कैसे, बिकॉज अगर आप स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं तो थोड़ा सा आपका टाइम भी लगता है सोचने में, एंड सेकंड थिंग आप कई बार गलत भी इंटरप्रिटेशंस कर लेते हैं। तो इट्स बेटर कि मैं आपको ओनली का रेफरेंस देके एक सिंपल सी बात बता दूं कि ओनली के साथ जिसका नाम होता है, ओनली वर्ड के साथ जिस पर्सन का नेम है, वो पर्सन आपका एक्सट्रीम एंड पे होगा। एक्सट्रीम एंड या फिर आप उसको कॉर्नर भी बोल सकते हैं। तो जैसे ये देखिए ओनली के साथ ए है ना, तो ए कॉर्नर पे होगा, तभी तो ए देखो हाईएस्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका ए हाईएस्ट बन रहा है, बी सेकंड हाईएस्ट बन रहा है, बाकी हमें नहीं पता। और एक तो ओनली की वजह से ओनली वर्ड के साथ जिसका नाम है वो एंड पे जाता है, और कौन से एंड पे जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ ओनली ए स्कोर्स मोर तो ए हाईएस्ट होगा, और अगर मैं कह रही हूँ ओनली ए स्कोर्स लेस तो ए जो है वो लोएस्ट होगा, राइट। तो ये इस तरह से रहेगा आपका। और दूसरा इमीजिएट रिलेशन बन जाता है। इमीजिएट रिलेशन मीन्स कि उन दो बंदों का आपस में इमीजिएट रिलेशन बनेगा, कि मतलब ए से नेक्स्ट बी होगा। तो मैं एक और स्टेटमेंट आपको करके दिखाती हूं कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ओनली ए स्कोर्स लेस देन बी, ठीक है। तो सिर्फ ए जो है वो लेस स्कोर कर रहा है किससे, बी से। तो यहाँ पे ए जो है वो लेस कर रहा है सिर्फ बी से, तो ओनली के साथ कौन है, ए, तो ए जाएगा एंड पे, और ए स्कोर क्या कर रहा है, लेस, तो ए होगा लोएस्ट, बी होगा सेकेंड लोएस्ट, बाकी हमें नहीं पता, राइट। तो ये इस तरह से रहेगा आपका। उसके बाद हाँ जी, अगर मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन दूं, जैसे कि यहाँ पे उसने आपको दिया है, तो उसने क्या बोला, इफ ओनली नाहुन रीच्ड आफ्टर, ठीक है, नाहुन बाद में, है ना, नाहुन जो है वो बाद में पहुंचा एडगर और सोलिन के। इसका मतलब क्या है, ओनली के साथ नाहुन है ना, कि सिर्फ नाहुन है जो एडगर और सोलिन के बाद पहुंचा। तो एडगर सोलिन ऐसे भी आ सकता है, एडगर सोलिन ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि एडगर सोलिन का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता। तो एडगर सोलिन में तो डाउट रहेगा, पर नाहुन क्लियर है कि नाहुन, सिर्फ नाहुन इनके बाद पहुंचा, इनके बाद सिर्फ नाहुन पहुंचा, मतलब बाकी सारे इनसे पहले पहुंच गए थे। और अगर मैं इस फॉर्मेट से आपको करके दिखाऊं, ओनली के साथ किसका नाम है, नाहुन का, तो नाहुन एंड पे जाएगा, तो कौन से एंड पे जाएगा, कि नाहुन एडगर सोलिन के बाद पहुंचे, यानी नाहुन सबसे आखिर में पहुंचे। और आपसे पूछा भी यही था कि व्हाट हु वाज द लास्ट पर्सन टू रीच, तो लास्ट पर्सन टू रीच जो है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाहुन। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कई बार इतने सिंपल होते हैं, जस्ट अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो, जो चीज मैंने अभी जस्ट रिसेंटली आपको बोली है कि अगर आप एक क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि उसने पूछा क्या है, तो आप कई बार अपना टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, डिटेल दी हुई है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है मुझे इसकी। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली जब ये क्वेश्चन आया था तो कहीं ऐसे मतलब ना, आप ना पता क्या होता है, कई बार पजल्स को सॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपने देखो बहुत सिंपल थे, तो हम इन क्वेश्चंस को भी ना उस तरह के फॉर्मेट में सॉल्व करने लग जाते हैं, जबकि ये उस फॉर्मेट में सॉल्व हो ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन है जो हमने वो किया नहीं था VPQ वाला, कि कंडीशंस वाला क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसने देखो हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इफ दिया हुआ है। तो ये जो होती है ना, इनको हम कंडीशनल पजल्स बोलते हैं। वो सर्टेन पजल्स होती है जहां आंसर आता है, ये कंडीशनल पजल्स होती है। तो आजकल आपकी कंडीशनल पजल्स भी काफी आ रही है पेपर में, राइट, हर तरह की पजल आ रही है। तो मैंने आपने देखा होगा हर क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का था, तो जिससे आप हर टाइप कवर कर पा रहे हो इस छोटे से सेशन में, ठीक है। सो चलिए, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज, बॉयज उसने बता दिए कितने हैं 6, और गर्ल्स कितनी है 5। टीम बनानी है 6 की, और आपको क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है, M एंड J गो टुगेदर, M और J एक साथ रहेंगे। M जाएगा तो J जाएगा, J जाएगा तो M जाएगा।
सेकेंड क्राइटेरिया, ओ एन के साथ नहीं होगा, ओ और एन एक साथ नहीं होंगे, राइट। पढ़ने में टाइम लगता है तो मैं उस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में साइड पे लिख रही हूं। फिर आई कैन नॉट गो विद जे, आई जो है वो जे के साथ नहीं जाएगा, राइट। उसके बाद एन गोज विद एच, एन जो है वो एच के साथ जाएगा, राइट, ये होगा, ठीक है। उसके बाद पी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, पी और क्यू एक साथ ही रहेंगे, पी ने क्यू के साथ ही रहना है। उसके बाद के एंड आर गो टुगेदर, के और आर जो है वो भी एक साथ ही रहेंगे, राइट। तो इस तरह से आपका रहेगा कि आपके ये बंदे दो दो बंदे जो है वो एक साथ रहेंगे, और जैसे ओ एन है वो एक साथ नहीं है, आई जे जो है वो एक साथ नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो मतलब आप इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, और नॉर्मली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जब फेस किया वो इसको सॉल्व करने लग जाता है इस इंफॉर्मेशन से कि पजल बना दो, है ना, एक सोल्यूशन बना दो। तो सोल्यूशन तो बन ही नहीं सकता बिकॉज ये सिर्फ कंडीशंस है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। 76 देखिए, इफ द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 2 गर्ल्स, गर्ल्स उसने बोला 2 है, यहाँ पे देख लीजिए बॉयज उसने बोल दिया MNOPQR, एंड गर्ल्स के नेम उसने बता दिए GHIJK, ठीक है। कंसिस्ट्स ऑफ 2 गर्ल्स एंड 1 I इज वन ऑफ देम, I के साथ जाना है, राइट। I मस्ट है कि I के साथ होगा, तो द अदर मेंबर्स आर, ठीक है। एक टीम है, टीम में कितने बंदे हैं उसने बताया नहीं, तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन में 5 बंदे हैं, तो यानी कि टोटल 6 बंदों ने जाना है, राइट। 6 बंदों में से उसने एक का नाम बता दिया आई है। तो हम यहां से देखते हैं आई के ऊपर कोई कंडीशन है, ये रही, आई जे के साथ नहीं जाएगा। तो अगर आई जा रहा है तो जे नहीं जाएगा। तो पहले आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, किसी ऑप्शन में जे तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, बिकॉज अगर मुझे किसी ऑप्शन में जे दिखता तो मैं उस ऑप्शन को गलत कर दूंगी, बट हमें जे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो चलिए अब हम नॉर्मल कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, एमजे एक साथ होंगे। अब आप ए ऑप्शन में देखिए, हाँ जी, ए ऑप्शन में देखिए कि एम है पर जे नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, राइट। अब यहां पे देखो डी ऑप्शन में एम है पर जे नहीं है, तो एम है तो जे होगा ही होगा, ये भी गलत हो गया। बी में एम और जे दोनों नहीं है, सी में एम और जे दोनों नहीं है। अगली कंडीशन क्या है, ओ और एन एक साथ नहीं होंगे। तो आप देखो बी में ओ आ रहा है पर एन नहीं आ रहा, मतलब बी कंडीशन इज फाइन। सी में देखो ओ और एन दोनों एक साथ आ गए, उसने मना किया है कि ओ और एन एक साथ नहीं आएंगे, तो ये वाला केस भी गलत हो गया। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए 77 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टीम हैज 4 बॉयज, बॉयज उसने बता दिए ओ और आर है, द मेंबर ऑफ द टीम अदर देन ओ एंड आर आर, देखो ओ आर तो रहेंगे, इसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं, तो ओ और आर की ही कंडीशंस पहले हम चेकआउट करेंगे। ये देखिए पहली कंडीशन ओ के बारे में, ओ के साथ एन नहीं होगा, तो अगर ओ है तो एन नहीं होगा। तो नीचे देखिए कहीं पे आपको एन तो नहीं दिख रहा, किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर मुझे एन दिखता किसी ऑप्शन में तो वो गलत होना था। उसके बाद आर के ऊपर कोई कंडीशन दिख रही है, आर के ऊपर ये रही कि आर के साथ के रहेगा, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आर जाएगा तो फिर के भी जाएगा। तो चलिए ए ऑप्शन में तो के है ही नहीं, गलत। बी ऑप्शन में के है ही नहीं, गलत। सी ऑप्शन में के आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो सकता है। अब अगर आप डी ऑप्शन देख रहे हो, डी में भी के नहीं है, यानी अब हमें इससे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि आप पजल्स देख रहे हैं कि कितनी सिंपल है। अगर आप अभी तक CSAT में पजल्स अटेम्प्ट करना छोड़ रहे थे तो आई एम श्योर कि अब आप इस बार जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि पजल्स मुश्किल नहीं होती अगर आपको उनको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका पता हो, ठीक है। इसीलिए आज का ये जो सेशन है ना, ये मैं बहुत ही होपफुल थी कि हाँ ये सेशन मुझे करना है आपके साथ, कि पजल्स को लेके मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा है फियर, एक डर, और वो डर जो है जब निकल जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन फिर आता भी किस तरह से, 5-5 का सेट आता है। एक सिंगल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ऐसे इस तरह से 3 का सेट, 4 का सेट, मतलब 4 क्वेश्चंस एक साथ, 5 क्वेश्चन एक साथ, कि अगर आप एक पजल सॉल्व करेंगे तो सीधे 5 क्वेश्चन का अटेम्प्ट होगा। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है, आप इसको छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो चलिए तभी फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप
बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पजल्स की प्रैक्टिस करिए, हर तरह का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए और आप पेपर में भी पजल्स को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो चलिए 78th वाला करते हैं। हाँ जी, 78th में 4 मेंबर्स आर बॉयज, 4 मेंबर्स जो हैं वो बॉयज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट द टीम, टीम नहीं हो सकती। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है एम और जे एक साथ होंगे। उसने क्या बोला, होनी चाहिए, नहीं हो सकती। तो देखो एम और जे एक साथ आ रहे हैं, ए ऑप्शन में एक साथ आ रहे हैं, सी ऑप्शन में एम और जे एक साथ आ रहे हैं, बी ऑप्शन में देखो एम आ रहा है पर जे नहीं आ रहा है ना, डी ऑप्शन में सॉरी एम आ रहा है और जे दोनों आ रहे हैं बी ऑप्शन में भी, और डी ऑप्शन में देखो एम और जे दोनों आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो चारों में सही जा रही है। अगली कंडीशन देखते हैं, ओ एन एक साथ नहीं होंगे। ए में देखिए ओ आ रहा है, एन नहीं आ रहा, तो सेटिस्फाई हो रहा है। बी में देखिए ओ आ रहा है और एन भी आ रहा है ना, ओ और एन एक साथ आ गए, ओ और एन एक साथ तो हो ही नहीं सकते, तो मतलब यही आपका आंसर है जो गलत है। एक्चुअली उसने यहाँ पूछा क्या है कि गलत कौन सा है, उसने यहाँ ये नहीं पूछा कि सही कौन सा है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो गलत यहाँ पे हम श्योर है बी ऑप्शन है, क्योंकि इसने ओ एन एक साथ दे दिया, जबकि हमें क्या पता है कि ओ और एन एक साथ नहीं होंगे, राइट। चलिए 76 भी कर लिया, 77 भी कर लिया और 78 भी कर लिया। एंड आई होप आपको मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हाँ जी 79 देखते हैं अब। इफ बोथ के एंड पी आर मेंबर्स ऑफ द टीम एंड 3 बॉयज इन ऑल आर इंक्लूडेड इन द टीम, द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन के एंड पी आर। अब वही है, कंडीशंस पहले उठाएंगे पर सिर्फ के और पी की पहले देखेंगे। देखो के और पी, यहाँ पे ये देखो ये पी की ये रही और के की ये रही, पी है तो क्यू होगा, तो देखो ऑप्शन में क्यू होना जरूरी है। तो आप ये देखो ए ऑप्शन में आपका क्यू आ रहा है, बी ऑप्शन में क्यू आ रहा है, डी ऑप्शन में क्यू आ रहा है, सी ऑप्शन में क्यू नहीं आ रहा, तो ये गलत है ना। तो ये देखिए के है सॉरी पी है तो क्यू होगा ही होगा, और दूसरी कंडीशन क्या थी, के है तो आर होगा ही होगा। तो ये देखो के के साथ आर, ये देखो ए ऑप्शन में आर आ रहा है, बी ऑप्शन में आर आ रहा है, डी ऑप्शन में आर आ रहा है, यानी कि के और पी की कंडीशन से तो आपका एक ही ऑप्शन गलत हो रहा है। बाकी अब हम ऑप्शंस देखते हैं। हाँ जी, तो पहला एम और जे, अब जो बेसिक कंडीशंस है उन पे आ जाएंगे। तो पहला एम और जे एक साथ होंगे, तो ये देखो ए ऑप्शन में एम और जे नहीं आ रहे दोनों ही, बी ऑप्शन में एम और जे नहीं आ रहे, डी ऑप्शन में देखो जे आ रहा है पर एम नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर जे आ रहा है तो एम भी होना चाहिए। चलिए 2 ऑप्शन कैंसिल, ओ और एन एक साथ नहीं होंगे, तो ए में ओ और एन दोनों ही नहीं है, बी में भी ओ और एन दोनों ही नहीं है, आई और जे एक साथ नहीं हो सकते। ये देखो ए ऑप्शन में आई आ रहा है पर जे नहीं आ रहा, तो मतलब सही चल रहा है ना, आई है तो जे नहीं होना चाहिए, बी में भी आई है तो जे नहीं है, राइट। अब एन और एच एक साथ होंगे, तो ए में देखो एन एच नहीं है, बी में देखो एन एच नहीं है, ठीक है। पी और क्यू एक साथ होंगे, तो ये ए ऑप्शन में देखो क्यू मुझे दिख रहा है पर पी नहीं दिख रहा, तो ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि अगर क्यू दिख रहा है तो मुझे पी भी दिखना चाहिए, राइट। तो फिर आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। लास्ट है 80th क्वेश्चन, इफ द टीम हैज 3 गर्ल्स इंक्लूडिंग जे एंड के, राइट, 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स है टीम में जिसमें कि जे और के है, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन जे एंड के कौन है, तो पहले तो हम वही जे और के की कंडीशन उठाएंगे। तो ये देखिए जे की कंडीशन है जे के साथ एम होगा, तो मेरी टीम में एम होना जरूरी है, ए ऑप्शन में एम नहीं है, ये गलत, बी ऑप्शन में एम आ रहा है, सी में एम आ रहा है, डी में भी एम नहीं है, गलत, ठीक है। उसके बाद ओ और एन एक साथ नहीं हो सकते, तो चेक कर लो, बी में ओ है एन नहीं है, सी में देखो ओ और एन एक साथ आ गए, ये भी गलत। तो बस फिर आगे मुझे देखो मिनिमाइज ऑप्शंस करते करते जब आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, वहां पर हमें फिर आगे फर्दर कंडीशंस देख के टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा वही आंसर। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर डन विद पजल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन अलग था, है ना। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, आपका हर क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से अलग था, सिमिलर क्वेश्चन कोई भी नहीं था। एंड इसीलिए इस लेक्चर के बाद
आप पजल का हर तरह का, हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, समझा मैंने दी है पजल्स की किस तरह से करते हैं। ये कंडीशनल पजल्स के भी मैंने आज किए काफी इक्वेशंस आपके साथ, है ना। ये कंडीशनल पजल थी जिसमें कि एक सोल्यूशन नहीं आता, और एक सर्टेन पजल होती है जिसमें एक सर्टेन सोल्यूशन आता है। तो ये पजल्स हमने इस तरह से करी सॉल्व। तो दोनों तरह के क्वेश्चन जब आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस के बाद आप जब एग्जाम देने जाएंगे, आई कंप्लीटली होप कि आप पजल्स अटेम्प्ट करके आएंगे। चलिए, तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं पजल्स के ऊपर। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आऊंगी। वैसे तो मैं सिलोगिज्म और पजल्स तभी आपके साथ कवर जल्दी कर लिया क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के। सिलोगिज्म का जरूर आता है, पजल्स का जरूर आता है, बट और भी कुछ इस तरह के टॉपिक्स है जो डेफिनेटली आपको मिलेंगे CSAT में, तो वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।